प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2111 सुपर बैटलशिप। जैसा कि उम्मीद थी, कैंग युअन क्लैन की तकनीकी क्षमता वाकई में बहुत उन्नत थी। वो केव बहुत पुरानी लग रही थी, यहां तक कि जमीन भी रेगिस्तानी बन चुकी थी, पीली रेत से ढकी हुई। और उस केव के बीचों बीच खड़ा था एक विशालकाय ऑब्जेक्ट, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा था। शायद ये इंटेलिजेंट सिस्टम के अनुवाद की वजह से था, मगर झंग यी को लगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अंतरिक्ष यात्रा के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा था। झंग यी ने इससे बड़ा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट आज तक नहीं देखा था। यहां तक कि निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके सामने खिलौना लग रहा था। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम और एक विशालकाय शहर ज्यादा लग रहा था, लगभग 2000 मीटर लंबा और परत दर परत स्टैक जैसे कोई बहुमंजिला होटल, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा थी। इतना बड़ा लैंड बैटलशिप आराम से 1 लाख से ज्यादा लोगों को समा सकता था। इतनी बड़ी चीज अंडरग्राउंड कैसे ऑपरेट करती है? जब झंग यी और बाकियों ने इसे दूर से देखा तो सभी हैरानी से भर गए, जैसे उनके मुंह से शब्द ही निकल गए हों। आज की ह्यूमन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया की ताकत झोंकने पर ही ऐसा एक शिप बन पाएगा। लॉरी डेक ने बताया, ये एक एम्फिबियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। जब इसे बनाया गया था तो मकसद था इसे ब्रह्मांड के हर एनवायरनमेंट के लिए उपयुक्त बनाना। ये पृथ्वी को तोड़कर अंडरग्राउंड चल सकता है, यहां तक कि अगर ये मैग्मा से टकरा जाए तब भी ये बिना नुकसान के सेल कर सकता है, और अगर अर्थक्वेक आए तो भी ये सुरक्षित निकल सकता है, जमीन पर हो या आसमान में। ये सी और स्काई में भी सेल कर सकता है और आउटर स्पेस में भी जा सकता है। पिछली सभ्यता के अंत में हमने इस क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए थे, मगर समय के साथ सब नष्ट हो गए। झंग यी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसका मन किया एक जोरदार थम्स अप दे और बोले, भाई, तगड़ा बनाया है। ये सुपर बैटलशिप बाहर से थोड़ा पुराना दिख रहा था, मगर अपीयरेंस से कुछ साबित नहीं होता। कैंग युअन क्लैन के टेक्निकल लेवल को देखकर इसके अंदर जरूर एडवांस्ड सिस्टम्स होंगे। यांग जिंगसन ने आदेश दिया, अब जबकि इतुगल मर चुका है, यहां तुम ही सुप्रीम कमांडर हो, इसलिए बैटलशिप पर मौजूद सभी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को आदेश दो कि वे हमारा विरोध न करें। यांग जिंगसन बहुत स्मार्ट थी। उसे पता था कि अगर बैटलशिप अब भी चल रही है तो जरूर कोई मैकेनिकल लाइफ फॉर्म अभी भी उसे मेंटेन कर रहा होगा। यस, माय मास्टर। लॉरी डेक की आंखों में डेटा की रेखाएं चमकी, और कुछ ही समय में उस विशाल बैटलशिप से हर आकार के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बाहर निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे चावल के डिब्बे से कीड़े निकल रहे हों। इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को देखकर झंग यी को इस बार कुछ अलग सा अनुभव हुआ। कॉम्बैट टाइप रोबोट्स के अलावा बाकी के तो छोटे छोटे गोलमटोल सिर वाले, हाथ में टूल्स पकड़े कुछ कुछ प्यारे से दिखने वाले वर्कर बॉट्स थे। जरा इसका परिचय तो दो। झंग यी और बाकी लोग लॉरी डेक के साथ बैटलशिप के अंदर पहुंचे। वो इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई छोटा शहर हो, और मल्टी फ्लोर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी। लॉरी डेक ने यांग जिंगसन के आदेशों का पालन किया और वॉरशिप की स्ट्रक्चर और फंक्शंस समझाने लगा। ये वॉरशिप के ऑपरेशन और मेंटेनेंस वर्कर्स हैं। इनका काम है पूरे वॉरशिप को रनिंग हालत में रखना और रिपेयर करना। जहां तक कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की बात है, वे सब चर्नोबिल की बैटल में पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। चर्नोबिल की लड़ाई वास्तव में पूरी कैंग युअन किंगडम की किस्मत पर एक दाव थी। अगर वो जीत जाते और इतुगल डिफाइड हो जाता तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो और भी पावरफुल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बना सकती। मगर दुर्भाग्य से अंत में ये सब किसी और की वेडिंग ड्रेस बन गई। इनकी तकनीक के फ्रैगमेंट्स अब छठी पीढ़ी के इंसानों के देशों में पहुंच चुके थे, जिससे उनकी साइंस
टेक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। झंगी डेक पर चलते हुए सोचने लगा, काश के रैन यहां होती, उसे ये जरूर पसंद आता। झंगी को याद आया कि वे हमेशा से एक स्पेस कैरियर बनाना चाहते थे ताकि आउटर स्पेस में एक रेफ्यूज खोजा जा सके, मगर मटीरियल्स, वर्कर्स और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण भले ही उनके पास लू केयान हो, यह सपना बहुत दूर था। मगर अब तो ये सब सामने ही है, रेडीमेड। झंगी बहुत खुश हुआ और ये गुड न्यूज लू केरन को बताने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल कौन था। लॉरी डेक, एक सवाल है, जब तुम्हारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो तुम लोग स्पेस में क्यों नहीं गए? क्या स्पेस अंडरग्राउंड से ज्यादा डेंजरस है? झंगी ये सवाल पहले से ही पूछना चाहता था। अगर उन्हें स्पेस में जाना है तो यह समझना जरूरी है कि वहां कौन कौन से खतरे हैं। लॉरी डेक ने हल्की हंसी में कहा, आउटर स्पेस? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो सेफ है? झंगी को लिंग ने भी पहले ऐसा ही कुछ कहा था, मगर तब उनके बीच ब्रीफ चैट ही हुई थी। झंगी उस समय दुनिया की सच्चाइयों में उलझा हुआ था और फिर तियन्यू पैलेस में चला गया था। जैसे कहो, लेकिन डिटेल में बताओ, लॉरी डेक ने समझाया। यह प्लैनेट ब्रह्मांड का कोर है और यह विशेष रूप से प्रोटेक्टेड है, इसलिए लाखों वर्षों में यहां इंटेलिजेंट लाइफ का एक्सटिंक्शन कम हुआ है, और अगर हुआ है तो या तो वो क्रिएटर की विल थी या ड्रग्स की पुनरावृत्ति। मगर अगर तुम आउटर स्पेस में जाओगे, वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अर्थ के कोर में अभी भी बहुत रिसोर्सेज है, और जब तक हम किसी पावरफुल सिविलाइजेशन को नाराज नहीं करते या क्रिएटर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाते, तब तक हमें कोई खास खतरा नहीं है। फिर वो थोड़ी देर रुका और बोला, जब कैंग जी यूएन सिविलाइजेशन अपने शिखर पर थी, तब हमने भी स्पेस ट्रैवल की कोशिश की थी, मगर अंत में जो भी फ्लीट्स भेजे गए वो कभी वापस नहीं लौटे। झंगी का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? क्रिएटर हमें इस प्लैनेट से बाहर नहीं जाने देना चाहता? पता नहीं, मगर इतना जानता हूं, अगर हम प्लैनेट की सुरक्षा छोड़ दें और स्पेस में निकले तो एक मामूली मीटो शावर, एक स्टेलर स्टॉर्म या कोई कॉस्मिक टर्ब्यूलेंस ही हमारे पूरे बेड़े को मिटा सकता है। झंगी ने गहरी सांस ली। मतलब इस प्लैनेट की सिविलाइजेशन आउटर स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकती? माहौल थोड़ा पेसिमिस्टिक हो गया था। तभी लॉरी डेक ने कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हूं। झंगी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुमने तो अभी कहा कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। लॉरी डेक ने बहुत सोचने के बाद कहा, शायद हम अभी पर्याप्त स्ट्रांग नहीं हैं। हमने कुछ एंशिएंट और पावरफुल रेसेस के बारे में पता लगाया है जो वाकई स्पेस में सर्वाइव कर चुके हैं और आज भी वे मौजूद हैं। चैप्टर 2112। क्या तुम आत्मसमर्पण करते हो? वो आसमान की ओर देखने लगा। शायद वो लोग अभी आसमान से इस प्लैनेट पर हो रही हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। झंग यी ने भी सिर उठाया। ये एहसास उसे कहीं जाना पहचाना लगा और उसके जहन में डेविल्स आई का समय वापस आ गया। मैमन ने भी उससे यही कहा था कि इंसानियत के लिए असली खतरा आसमान के ऊपर है। झंग यी कुछ कहना चाहता था, मगर अब उसका मन बेहद उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे। उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। अब वो समय नहीं है उन बातों के बारे में सोचने का। पहले करंट ट्रबल्स को सॉल्व करना जरूरी है। हमें बताओ कि इस सुपर बैटलशिप को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और फिर वो रिसोर्स पॉइंट्स भी बताओ जो तुम्हें पता है। लॉरी डेक ने झंग यी को इग्नोर कर दिया, मगर जैसे ही यांग जिंगसन ने आदेश दिया, वो तुरंत सब कुछ साफ साफ बता बैठा, जैसा कि अंदेशा था। इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं टॉप तक पहुंची है, उन सब ने दूसरे प्लैनेट से रिसोर्सेज लाने के लिए हर हद पार की है। यहां तक कि सिविलाइजेशन कोलैप्स होने के बाद भी वो लोग अंडरग्राउंड छिप जाते हैं और इतनी एनर्जी जमा कर लेते हैं जितनी शायद कभी यूज भी न हो।
लॉरी डेक के बताए रास्ते पर चलते हुए झंग यी ने वॉरशिप में बहुत सारा एनर्जी मटेरियल ढूंढ निकाला। ये सब क्रिस्टल्स में स्टोर किए गए थे और झंग यी को हजारों की संख्या में सबसे कीमती रेड एनर्जी क्रिस्टल्स मिले। इसके अलावा और भी एनर्जी क्रिस्टल्स मिले, मगर उनमें स्टोर्ड एनर्जी बहुत कम थी और वो बल्क में इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। इसके बाद झंग यी ने प्रोटेक्टिव गियर पहना और लॉरी डेक की गाइडेंस में जमीन के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ा। वहां नीचे ह्यूज एनर्जी माइंस थे। झंग यी ने उन खदानों के अंदर घुसकर वो मिनरल डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले। इन एनर्जी क्रिस्टल्स से निकल रही रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि इंटेलिजेंस सिस्टम ने बार बार वार्निंग देना शुरू कर दिया। अगर झंग ये बिना आर्मोर के अंदर चला जाता तो शायद उसकी करंट फिजिकल पावर के बावजूद वो रेडिएशन उसे मार डालती, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। इस विशाल खदान में खड़े होकर झंग यी को लगा जैसे वो किसी ओशन में खड़ा हो। चारों ओर पेल गोल्डन मिनरल्स फैले हुए थे, जैसे सीबेड पर उगते हुए कोरल क्लस्टर्स या कांटों का जंगल। उनकी खूबसूरती, उनकी शक्ति, यही वो चीज है जो हर इंटेलिजेंट स्पीशीज को खींचती है। झंग यी ने आगे बढ़कर एक रॉक वॉल से पाम साइज्ड लाइट गोल्डन एनर्जी ऑरे तोड़ा। इंटेलिजेंट सिस्टम ने उसका एनर्जी डेंसिटी एनालाइज किया और पाया कि ये किनलिंग ड्रैगन वेन में मिले युआंशी से 600 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे अब समझ में आया कि ड्रैगन्स ने एलिमेंटल स्टोन वेन को क्यों इग्नोर कर दिया। शायद वो सिर्फ एक साइड प्रोडक्ट था, मेन मिनरल डिपॉजिट के खत्म हो जाने के बाद का। जैसे आजकल के ह्यूमंस जंगल में लकड़ी बीनने नहीं जाते, उसी तरह ग्रेट, अब वोलुयन एम्पायर को खत्म करने के मेरे चांसेस और बढ़ गए हैं। झंग यी इन एनर्जी स्टोन्स को युआंशी कहता है, क्योंकि इनकी एनर्जी एसेंस एक जैसी होती है। झंग यी ने उस एनर्जी क्रिस्टल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसे पहली बार सच में सेफ महसूस हुआ। साले वोलुयन एम्पायर वाले और तुम अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर्स, बहुत सताया ना? अब बस इंतजार करो, जल्द ही मैं तुम्हारा पूरा किंगडम इस प्लैनेट से मिटा दूंगा। झंग यी की आंखों में मर्डरस इंटेंट था। इस मिशन से झंग यी को जो गेन्स हुए वो वाकई जबरदस्त थे। उसे 2 हाई लेवल एनर्जी माइंस मिले और एक सुपर बैटलशिप भी। झंग यी का प्लान था इस बैटलशिप को फ्यूचर में लू केरन से मॉडिफाई करवाना, ताकि ये स्पेसक्राफ्ट की तरह काम आ सके। और खुद बैटलशिप का आर्ममेंट सिस्टम भी काफी पावरफुल था। अभी भी उसमें डेवलपमेंट की जगह थी। इट फील्स ग्रेट। झंग यी वॉरशिप के डेक पर खड़ा हो गया, बाहें फैलाई और मन ही मन सोचा, बैटल ऑफ रिमॉन्स के बाद मैं ही सबसे बड़ा विनर हूं। कैंग जियोयान की जो भी चीजें पीछे छूट गई थी, उन्हें बाकी कोई ह्यूमन किंगडम नहीं ले सकता। उनका एड्रेस भी किसी को दे दो तो भी वहां पहुंचना मुश्किल है, ले आना तो दूर की बात है। बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए भी इस हिडन जगह को ढूंढ पाना आसान नहीं। और अंत में सारा फायदा गया झंग यी के हिस्से। झंग यी ने सब कुछ डिफरेंट स्पेस में रख दिया। अब बात रही लॉरी डेक की। झंग यी ने उसे देखा और मन में सोचा कि इसे मारना शायद ज्यादा होगा। आखिरकार वो एक मॉडिफाइड ह्यूमन है जिसके पास बिशप लेवल कॉम्बैट पावर है, मगर यांग जिंगसिन की पावर इनफिनिट नहीं है। उसकी एबिलिटी खत्म होते ही लॉरी डेक शायद झंग यी और बाकी सब पर हमला कर दे। झंग यी ने पूछा, लॉरी डेक बताओ, क्या तुम मेरे अधीन रहना स्वीकार करोगे? झंग यी उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उस समय लॉरी डेक किसी ह्यूमन पिग की तरह झंग यी की जंजीरों में बंधा हवा में लटक रहा था। झंग यी के सवाल का जवाब लॉरी डेक ने बिना हिचक दिए दे दिया, मेरी पूरी ट्राई मर चुकी है, अब बस मैं ही जिंदा हूं। ये लंबा अकेलापन मुझे जिंदगी से थका चुका है। फिर उसने भौहें चढ़ाई और झंग यी को घूरते हुए बोला, अगर इस दुनिया में मेरा कोई उद्देश्य है तो वो बस इतना है
कि मैं तुम्हें मार सकूं और अपने राजा का बदला ले सकूं। झंग यी ने मन ही मन गहरी सांस ली। मुझे पहले से पता था कि यही नतीजा होगा। इन एंशिएंट साइबोर्ग्स ने बहुत लंबा जीवन जी लिया है और फ्यूचर को लेकर उनकी निराशा अब उन्हें खुद को खत्म करने पर मजबूर करती है। कैंग युअन क्लैन, यह क्लैन का एक फेल प्रोटोटाइप था। जब यह क्लैन ही अरबों साल का अकेलापन नहीं सह सका, तो फिर ये कैसे सह पाते? अगर किसी इंसान के पास जिंदगी का कोई मकसद न हो, तो वो चलता फिरता लाश ही होता है। झंग यी ने यांग जिंगसिन से कहा, इससे सारी जानकारी निकलवाओ, फिर जो करना है कर लो। झंग यी खुद उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं था, क्योंकि अभी उसके अंदर भी काफी एसेंस बची थी। इसलिए उसका मन था कि यांग जिंगसिन को ही दिया जाए, ताकि उसकी ग्रोथ तेज हो। कैंग युअन लोगों की ओरिजिन एनर्जी बहुत प्योर होती है, क्योंकि उनकी बॉडीज मैकेनिकल थी। इसलिए उनकी ओरिजिन एनर्जी किसी स्पिरिट की तरह होती है। इसे किसी की लाइफ फोर्स बढ़ाने या स्पिरिचुअल एनर्जी एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। झंग यी की बात सुनकर लॉरी डेक के चेहरे पर एक सुकून की झलक आई। उसके लिए ईथर में लौट जाना एक बेहतर अंत था। मगर उससे पहले यांग जिंगसिन को कैंग युअन क्लैन की सारी जानकारी उससे लेनी थी। झंग यी ने सब कुछ पैक किया और चुपचाप ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। उसकी एलियन स्पेस में वो विशाल वॉरशिप पहले से ही सुरक्षित जगह पर रखा हुआ था। वापस आकर वो मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। इस बार की यात्रा की कमाई तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा निकली। शायद बाहर से देखने में ये सब छोटी छोटी चीजें जोड़ने जैसा लगे, मगर अगर बहुत सारी चीजें जोड़ लो तो एक बड़ी जीत बनाई जा सकती है।